हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो NTAGC नेट JRF टेट। ठीक है, MA BA करने के लिए आपको जितने भी हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ। अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, इसका NTAGC नेट JRF करके अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको इसके पहले के अर्लियर वीडियोज़ सारे आपको मिल जाएंगे एक ही प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हैं उसमें। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधि की तुलना, तो उसमें हमने ये चीज़ें देख ली थी। ठीक है, तो हमने उसमें क्रिया व्यवस्था, कारक व्यवस्था, जितने भी उसमें डिफरेंसेस थे तीनों में हमने वो चीज़ें देख ली थी। तो अभी हम देखने वाले हैं हिंदी का भाषिक स्वरूप। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस आप देख लेना वहाँ से, तो आपको समझेगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे, नंबर वाइज डाला हुआ है उसमें। हिंदी भाषा की स्वनिम व्यवस्था, स्वनिम व्यवस्था यानी ध्वनि व्यवस्था, ध्वनियों के आधार पे किस तरीके से व्यवस्था है पूरे हिंदी भाषा को किस तरीके से किया गया है, डिवाइड किया गया है, वो इसमें दिया गया है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड नहीं हो सकते, जैसे अ, क, ख, च, य इत्यादि। सब में हलंत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब में हलंत है, इसका मतलब ये सबके सब हाफ हैं, पूरे पूरे नहीं हैं। इसके अब खंड नहीं हो सकते, ये ऑलरेडी हाफ है, ऑलरेडी आधा है, ऑलरेडी ये खंडित है। क्योंकि अगर मैं लिखूँ अगर मैं क लिख रही हूँ तो ये पूरा है, यानी इसमें ये अगर ऐसे करूँ तो आधा है, फिर अगर मैंने उसमें अ ऐड किया तो ये बनेगा पूरा क। ठीक है, तो जब ये हाफ कर दिया है तो अब इसका कुछ हाफ नहीं कर सकते। ये जो क ऐसे है ना, वो यही क है, आधा। ठीक है, ये आधा क, तो अब इससे आधा क्या करेंगे आप। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 44 मानी है, 44 मानी है, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। कितने? 44 इन्होंने मानी है, 44, जिसमें से इन्होंने बोला 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। आप ऐसे याद रखिए कि अगर इसमें से 33 व्यंजन है तो बचे हुए क्या हैं? स्वर। और अगर आप ये याद कर लेते हैं कि 44 है और उसमें से 11 स्वर हैं तो बचे हुए क्या हैं? 33 व्यंजन हैं। तो एक याद कर लेंगे तो सेकेंड वाला आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने हिंदी भाषा में 11 स्वरों सहित 52 वर्ण माने हैं। इन्होंने सिर्फ 44 माना है, इन्होंने 52 मान लिया है। ठीक है, 11 स्वर इन्होंने भी माना है, बट उसके अलावा एक्स्ट्रा उन्होंने 52 माने हैं टोटल। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4, कुल 33 व्यंजन हिंदी में मूल रूप से स्वीकार किए गए हैं। ये वाले 25 स्पर्श व्यंजन। अच्छा, अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? तो जैसे क वर्ग हुआ, च वर्ग हुआ, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये इसमें देखिए तो अंतस्थ, अगर हम देखिए अंतस्थ मतलब इसमें ये स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? 4, जैसे य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होंगे। और ऊष्म व्यंजन अगर कहें तो ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, जैसे कि आप देखोगे तो श शरीफा वाला, श षटकोण वाला, और स समोसा वाला, या स सरौता, स सागौन, स सरसों, ये वाला स, और ह हवा, ये भी। ओके, ये हो गए। कुल 33 व्यंजन हिंदी में मूल रूप से स्वीकार किए गए, किंतु विकास की प्रक्रिया में 8 और व्यंजन भी हिंदी में स्वीकृत हुए हैं। तो जो ही उन्होंने 52 बोल दिया है, तो इन्होंने जो 52 बोले हैं तो वो कहाँ से आया 52? तो 8 और कहाँ से ऐड हो रहा है? तो मराठी से कड़ आ गया, फारसी से नुक्ता वाले आ गए, जो अभी हम देखते हैं तो वो फारसी से उर्दू में यूज़ होते थे, बट अभी वो हिंदी में भी यूज़ होने लगे हैं। क ख ग ज़ फ, ऐसे इसको ऐसे क ख ग घ ज फ नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका ही अलग हो गया। क ख ग ज़ फ, ऐसे। फिर अपभ्रंश से 2 और आ गए, ड़ ढ़। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इन 41 व्यंजनों के अतिरिक्त, अब 41 तो हो गए इधर, हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन स्वीकृत और हैं।
ठीक है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। व्यंजन 45, स्वर 11 और अयोगवाह 2 ध्वनियों को जोड़ने पर हिंदी भाषा में 58 ध्वनियाँ हो जाती है। अब इनको ले लिया तो एक्स्ट्रा हो गया ना, इनको अगर हमने ले लिया तो एक्स्ट्रा हो गया, 52 से भी ज़्यादा हो गया, 58 हो गया। ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो अगर कोई उर्दू का शब्द मिलेगा आपको तो उसमें यही यूज़ होगा। इसके अलावा आपको कहीं पे नुक्ता वाला कोई नहीं दिखता। प के नीचे नुक्ता नहीं देखोगे, ठीक है। और बाकी चीज़ों के घ के नीचे नुक्ता नहीं देखोगे, इन्हीं के आगे आप नुक्ता देखोगे। तो जैसे कागज़, तो ऐसे हो सकता है, पर ऐसा होता नहीं, कागज़ होता है, वो कागज़ होता है, कागज़ होता है, इस तरीके से होता है। इसका टेंशन आपको नहीं लेना है कि ये कौन कौन से होंगे, ये सब अभी दिया हुआ है डिटेल में, वो सब हम लर्न कर लेंगे, तो उसका टेंशन नहीं है। टोटल 58 ध्वनियाँ हो जा रही हैं, वो आपको याद रखना है। ये सब जो नीचे वाले आ जाते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये ठीक है संयुक्त व्यंजन है, ये याद रखना है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये देखिए ना, ये संयुक्त है ना, मिल के बन रहे हैं। अभी त्र कैसे बन रहा है, त और र से बन रहा है। ज्ञ कैसे बन रहा है, तो ये ज और इ से बन रहा है। श्र कैसे बन रहा है, तो वो श से बन रहा है और र से भी बन रहा है। क्ष कैसे बन रहा है, ये भी 2 लेटर से बन रहा है। और यहाँ पे भ्रंश से 2 निकल के आया है, हमें पता है, ढ़ और ढ। मराठी से ये ढ़ भी अभी यूज़ होता है मराठी में, और कई जगह पे जैसे ब्रज भाषा में भी यूज़ होता है। फारसी से ये सब निकले हैं। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे स्वर वर्ण वर्ग में। जिन वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ये हम सबको पता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अ, आ, इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अ, ठीक है। ये सब उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर, ठीक है, और संधि स्वर। तो मूल स्वर क्या है, जिन स्वरों की उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वर के होती है वो हैं। और रस स्वर या मूल स्वर कहते हैं, दोनों सेम है, रस या मूल। जैसे अ, ई, उ और री, ये चारों मूल स्वर हैं। अ, ई, उ, री। अयूरी, अयूरी ऐसे याद कर लो, अयूरी। अयूरी क्या है, मूल स्वर हैं, अयूरी, क्योंकि इसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी इनको। संधि स्वर क्या है, जब वो बड़े होते हैं, यानी इन सबसे बड़े। जैसे मूल स्वरों के मूल स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ए, ओ तथा औ, आ, ई, ए, ओ, औ, ये सब, यानी इनसे जो बचे वो सब किस में आए, संधि स्वर में। बड़े भी हैं ना, एक एक इसमें बड़ा हुआ, एक लाइन दिया तो आ, बड़ी ई, ठीक है, ए, औ, ये सब के सब संधि स्वर हैं, बड़े हैं। संधि स्वर के इसके ना 2 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। इसके क्या होते हैं, 2 प्रकार हैं, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। संधि है, बड़ा है, अब इसके भी और बड़े परिवार हुए। एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलाने से जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। एक मूल स्वर है, एक उसी में, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जैसे यहीं पे अ प्लस अ मिलके क्या बना है, आ, यही बोला है ना इसने, मूल स्वर के मेल से बनने वाले स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। तो इसी अ प्लस अ को मिला के आ बना, ई प्लस ई को मिला के बड़ी ई बना। तो ये आ और ये ई, ये क्या हैं, ये हैं आपके दीर्घ स्वर, बड़े हुए, इन्हीं दोनों को मिला के बड़ा हुआ, तो ये दीर्घ स्वर हुआ। फिर उसके बाद देखोगे आप, तो ये उ प्लस उ मिला के बड़ा उ बना, तो वो भी क्या होगा, वो भी संधि स्वर दीर्घ स्वर होगा। लेकिन 2 अलग अलग स्वर के मिलाने से बनने वाला स्वर संयुक्त स्वर कहलाएगा। संयुक्त हुआ ना, अलग अलग मिले, जैसे अ प्लस ई, ए। तो अगर हम देखिए ये ए, तो ये कैसे बना, अ को और ई को मिला के बना, तो ए, अ प्लस ए, अ प्लस उ, ओ, आ प्लस ओ, औ। तो ऐसे वाले जो हैं उन्हें क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे। आपने अगर संधि विच्छेद आपको पता है, संधि विच्छेद अगर आपने पढ़ा है तो ये आपके लिए इजी हो जाता है। और आपने संधि विच्छेद आपको नहीं पता तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पढ़ने के बाद आपको संधि विच्छेद समझने लगेगा। अब देखिए जाति के अनुसार स्वरों के भेद। एक तो होता है सवर्ण स्वर,
या सजातीय स्वर, दोनों को सेम, सजातीय स्वर्ण सेम ही है ना, सजात और सवर्ण एक ही वर्ण और एक ही जात सेम ही है। तो एक ही स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न स्वर सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ ऊ। असवर्ण स्वर क्या होंगे, जैसे ऐ औ ईउ, ये क्या होंगे, ये असवर्ण होंगे या विजातीय, सजातीय विजातीय सवर्ण असवर्ण एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो समझना है आपको ऐसे समझना है कि जो सवर्ण जाति है तो ऐसे समझ लीजिए ना कि ये अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज में क्या होती है कि फैमिली क्या करती है, पेरेंट्स क्या करते हैं, एक ही जात के लोगों को देखते हैं, तो वही सवर्ण हो गए, सजाती हो गए। तो जैसे अ प्लस अ मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, इसे मैं ऐसे समझाती हूँ। जैसे समझिए कि अ प्लस अ आ, ठीक है, फिर ई प्लस ई बड़ी ई, देन ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ। ये किस में हो गया आपका, ये हो गया आपका सजाती। ठीक है, ये सजाती हो गया। और विजाती में क्या दिया गया है, जैसे अ ई अ उ ई उ। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो विजाती अगर देख लें, ये हो गया कैसे, मान लो कि ये लव मैरिज हो गई, लोग इंटरकास्ट में शादी कर रहे हैं, अलग अलग जाति में शादी कर रहे हैं, तो विजाती हो गया। वैसा ही है, वही है ही। जैसे कि मान लो अ प्लस ई, तो क्या होगा, ये ए। ठीक है, फिर मान लो अ प्लस ए, ये क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, वैसे ही अ प्लस ऊ, क्या बनेगा, ये ओ। ठीक है, और फिर अ प्लस ऊ ओ, और फिर यही अ और ये ओ ले लिया, तो क्या हो जाएगा ओ। क्या हो गया, ये विजाती हो गया। वही यहाँ पे दिया गया है, जैसे अ प्लस ई, तो अ प्लस ई क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, फिर अ प्लस ऊ क्या हो गया, ओ हो गया। ई प्लस ऊ, ठीक है, तो ई प्लस ऊ क्या हो जाएगा आपका। अब ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि ये अ यहाँ पे कंठ से, ई तालु से, फिर अ कंठ से ऊ। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग है। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्या है, अलग है। और यहाँ पे अ आ ई एक जैसा, अ आ एक जगह से ध्वनि आ रही है, ई ऊ एक जैसा है, विजाती ये हो गए। तो आई होप कि आपको ये समझा हो। अब उसके बाद आते हैं जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वरों के 3 भेद। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अग्रस्वर, जहाँ पे जिस स्वर को उच्चारण करने में, बोलने में जीभ का अगला भाग, जो यानी जीभ का सबसे पहला पार्ट होता है, पॉइंटेड पार्ट, जैसे कि ये आपका मान लो कि जीभ है, तो ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो ये अग्रभाग हो गया। ठीक है, ये मिडिल, ये लास्ट का। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, ये अभी जैसे ये जीभ है, तो जीभ का ये जो अग्रभाग है, आगे का भाग है, तो अग्रभाग, अगला भाग ऊपर उठता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान देना है कि जीभ का अग्रभाग ऊपर उठता है, उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई ए ऊपर उठ रहा है, ऐसा तो नहीं दांत में चिपक रहा है या नीचे चिपक रहा है, तालू में चिपक रहा है, नहीं। मध्य स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ समान अवस्था में बनी रहती है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ जहाँ पे है वहीं पे कुछ ताकत ही नहीं लग रही, कुछ ऊपर नीचे जीभ को करना ही नहीं पड़ रहा है, नॉर्मली आ जा रहा है। पार्श्व स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग उठता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ उ ओ औ। तो ऐसे याद कीजिए आप, जैसे कि अग्रस्वर में पहला जो है ई ए और मध्य स्वर में सिर्फ अ, पश्च स्वर में आ उ ओ औ। ठीक है,
उच्चारण के कालमान यानी मात्रा के अनुसार स्वरों के दो भेद। लघु गुरु, ये तो बहुत सिंपल है। लघु यानी छोटा वाला, गुरु यानी बड़ा वाला। तो ऐसे समझिए कि जो लघु है ना वो सब मूल स्वर है, हमने पढ़ा था, सब छोटे छोटे वाले। और गुरु जो हैं वो बड़े वाले, वो क्या होंगे, वो संधि स्वर। जैसे लघु वाले अ ई उ री, अ ई उ री, वही है सेम। ये याद कर लिया तो ये याद कर लिया, मूल स्वर को ही यहाँ पे लघु स्वर कह रहे हैं। और गुरु संधि और संधि स्वर को ही क्या कह रहे हैं, गुरु स्वर। जैसे आ ई, ठीक है, बड़ा वाला ऊ ए ओ औ, ये सब संधि स्वर वाले। ये भी, इसमें भी संधि स्वर में, इसमें भी आएगा। व्यंजन वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। सारे व्यंजन में स्वर वर्ण हैं ही, मैंने आपको बताया कि क हाफ है, लेकिन जब उसमें अ ऐड होगा तब वो पूरा क बनेगा। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद, एक है आभ्यंतर प्रयत्न, एक है स्पर्श व्यंजन। अब इसको ज़्यादा डेफिनेशन पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वागिंद्र की क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न। अब ये हम देखेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में समझेंगे ये।